यानी जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन, उनमें कौन से उनके फंक्शन डिक्रीज होते हैं। देखिए नॉर्मल एजिंग का हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म क्या है। एक तो बेसिकली क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट होती है। यानी जैसे जैसे टाइम पेशेंट का क्या होता है गुजरता है, जैसे जैसे एज उसकी बढ़ती है पेशेंट क्या होता है उसमें प्रोग्रेसिव एज टाइम पास, टाइम डिपेंडेंट एज टाइम पास। तो उसमें क्या होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है पेशेंट के अंदर ग्रेजुअली क्या होता है उस ऑर्गन का जो अंदर पड़े होते हैं, हार्ट है, किडनी, उनके फंक्शन क्या होते हैं डिक्लाइन डिक्रीज हो जाते हैं। और ये इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट करता है पेशेंट को क्या होता है इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज़। यानी पेशेंट के अंदर मोर चांसेस होते हैं डिजीज़ डेवलप होने के, मोर चांसेस डेवलप डिजीज़। नॉर्मल जो एजिंग होती है ये किससे एसोसिएट होती है, जेनेटिक्स से। इसमें बेसिकली क्या होता है टीलोमरेज की शॉर्टनिंग हो जाती है। और आपको पता है टीलोमरेज बेसिकली क्या है। टीलोमरेज क्या होता है, ये बेसिकली क्रोमोसोम के एंड पे एक कैप होती है, उसको बोलते हैं टीलोमरेज। ये क्रोमोसोम को शॉर्ट करता है। जैसे जैसे एज गुजरती जाती है तो क्या होगा, क्रोमोसोम शॉर्ट होते जाएंगे। तो शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा, पेशेंट के जो फंक्शंस हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे ऑर्गन्स के अंदर। टीलोमरेज बेसिकली क्या है, कैप है एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। दूसरी जो नॉर्मल एजिंग है वो एपिजेनेटिक से एसोसिएटेड होती है। एपिजेनेटिक में आपने एग्जांपल दी हुई है डीएनए मिथाइलेशन की। देखें सिंपल याद रखना, मिथाइलेशन का मतलब म्यूट। इसमें बेसिकली क्या होता है डीएनए म्यूट हो जाते हैं। जैसे जैसे डीएनए आपके म्यूट होंगे तो फंक्शन भी क्या होंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे। थर्ड आपका उसने लिखा हुआ मेटाबॉलिक अल्टरेशन हो जाती है। मेटाबॉलिक अल्टरेशन कैसे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया उसके जो फंक्शंस होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रियल क्या है, ये बेसिकली एनर्जी हाउस है सेल का। जितनी भी एनर्जी आती है, जितने भी आपके सेल के अंदर प्रोसेस आने हैं, एटीपी ने माइटोकॉन्ड्रिया से ही आना है। माइटोकॉन्ड्रिया जब डिसफंक्शन होगा तो एटीपी नहीं बनेगी। जब एटीपी नहीं बनेगी तो पेशेंट के ऑर्गन के जो फंक्शन है वो क्या होंगे, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब जो सबसे पहले हमारे पास जो नॉर्मल एजिंग में ऑर्गन है वो कार्डियोवैस्कुलर में। जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है तो कार्डियोवैस्कुलर में क्या चेंजेस आती हैं। नंबर वन, एक तो यहाँ पे इसका ये हम कार्डियोलॉजी में आपको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ पे जैसे उसने एक रिव्यू दिया हुआ है, जितने भी आपके, एक बात जेन में रखनी है, जितने भी आपके जो फंक्शन होते हैं ऑर्गन के वो डिक्रीज हो जाते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, और जो परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी नहीं होते वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब इसमें नंबर वन क्या होती है, एक आर्टरीज है। आर्टरियल की जो कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस का मतलब कहता है आर्टरी की जो स्ट्रेच होने की, स्ट्रेच कितनी होती है, उसकी जो एबिलिटी है स्ट्रेच होने की वो डिक्रीज हो जाएगी। आर्टरीज क्या होंगी, ऑर्टा वगैरह वो स्टिफ हो जाएंगी एज के साथ। दूसरा जो ऑर्टिक का डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो अच्छी चीज़ नहीं है। डायमीटर क्या होता है ये देखें, नहीं कंप्लाइंस मैंने आपको बता दिया, आर्टरी की जो स्ट्रेच होने की एबिलिटी को बोलते हैं कंप्लाइंस। दूसरा ऑर्टिक का जो डायमीटर है वो बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी है उसका साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा आपका सिग्माइड शेप इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाएगी। वो क्यों सिग्माइड शेप इंट्रावेंट्रिकुलर, जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होती है, आपके जो वेंट्रिकल्स के दरमियान लेयर होती है। क्यों, क्योंकि वो जो मायोकार्डियल हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। दूसरा जो आपका लेफ्ट रेटियल का कैविटी साइज है, यानी आपको पता है ना हार्ट में, हार्ट के अंदर दो एट्रिया होती हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट एट्रियल की कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा उसने बोला ऑर्टर माइट्रल वाल्व के अंदर कैल्सिफिकेशन आ जाती है। माइट्रल वाल्व और ऑर्टिक वाल्व बेसिकली लेफ्ट हार्ट साइड के वाल्व हैं। कैल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है, कैल्शियम वगैरह की डेपोजिशन वगैरह हो जाती है। और दूसरा उसने बोला जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे जो नॉर्मल एजिंग की है वो जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है जीआईटी सिस्टम में क्या इफेक्ट आते हैं। नंबर वन, एक तो उसने बताया कि लोअर LES, लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर की जो टोन है डिक्रीज हो जाती है। तो ये कहाँ पे होता है, ये देखें, ये आपका ऊपर वाला स्टमिक है, ऊपर वाला एसोफेगस है, ये आपका स्टमिक है। आगे मैंने आपको डिडनम ड्रॉ की हुई है, ये क्या आपका एसोफेगस है, ये आपका स्टमिक है। एसोफेगस स्टमिक के जो दरमियान में जो वाल्व होता है, यानी एसोफेगस जहाँ पे खत्म होता है, स्टमिक जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे ये वाल्व होता है, लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर। जैसे जैसे एज बढ़ती है पेशेंट की, ये स्फिंक्टर क्या होगा, डिक्रीज, इसकी टोन डिक्रीज हो जाएगी, सही से पकड़ के नहीं रखेगा, जिसकी वजह से फूड के पार्टिकल स्टमिक से दोबारा एसोफेगस में जाएंगे और पेशेंट को गर्ड वगैरह की
सिम्टम्स आएंगे। दूसरा ये गैस्ट्रिक म्यूकोजल गैस्ट्रिक यानी स्टमक के अंदर जो लेयर होती है म्यूकोजल, वो क्या करती है, वो बेसिकली जितने भी आपके फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह उसको किल करती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी पेशेंट के अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसकी सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी, और पेशेंट क्या होंगे, ज़्यादा पेशेंट को ससेप्टेबिलिटी ऑफ डिजीज यानी पेशेंट में डिजीज डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जैसे एच पलोरी वगैरह। और दूसरा क्लोनिक जो आपकी ये बेसिकली यहाँ पे स्टमक की होती है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा की प्रोटेक्शन डिक्रीज हो जाती है, और आपकी जो ये आपकी ड्यूटीनम वगैरह है इसकी जो मोर्टेलिटी वो भी एज के साथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हीमोपोटिक बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका जो बोन मैरो है उसका मैस भी डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसमें जो बोन मैरो में फैट है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। ऑफ कोर्स नॉर्मल तो क्या होना चाहिए, बोन मैरो आपका मैस नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बोन मैरो की फैट है वो इंक्रीज हो रही है। इसी वजह से ये लेस विगरस रिस्पॉन्स होता है टू स्ट्रेसर। इस चीज़ का क्या मतलब है, अगर पेशेंट के अंदर ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या होता है, बोन मैरो का मेन काम होता है अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो नया आरबीसी की प्रोडक्शन करना, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है ये उसी तरह रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उसी तरह आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं बनाते हैं, नो आरबीसी प्रोडक्शन इन द केस ऑफ ब्लड लॉस। अब इम्यून सिस्टम पे क्या इफेक्ट आता है, देखिए जो मेन आपका इफेक्ट आता है प्रीडोमिनेंट इफेक्ट वो आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी में आता है। ये आपको मैंने इम्यूनोलॉजी में डिटेल में बताया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी। इनेट को आप इस तरह याद करें, वो गॉड गिफ्टेड इम्यूनिटी होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी आपने बॉडी ने ऐसे अडेप्ट करनी होती है, जो ज़्यादातर इफेक्ट इसका अडेप्टिव इम्यूनिटी पे आता है। और नॉर्मल जो आपके नाइव बी सेल और जो टी सेल है नाइव वो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन आपके जो मेमोरी सेल हैं बी सेल और जो टी सेल वो प्रिजर्व रहते हैं। और दूसरे से लिखा हुआ है इम्यूनो सेंस, वो आपका सिस्टम इम्पेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इम्यूनो सेंस इम्पेयर होने का मकसद है जैसे कोई न्यू एंटीजन है, कोई पैथोजन है या कोई वैक्सीन है तो पेशेंट पे अटैक करती है, तो इम्यून सिस्टम उस लिहाज से क्या होता है, उसको यंग एज में जो रिस्पॉन्स करता है वो ओल्ड एज में उसी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। अब मस्कुलोस्केलेटल में नॉर्मल एजिंग से क्या होता है, देखें एजिंग जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है, एक तो आपका स्केलेटल का जो मसल मैस है वो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है उसका जो मसल मैस है वो डिक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं सार्कोपीनिया। और दूसरा जो बोन का मैस है वो भी डिक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपीनिया। और आपके जो जॉइंट और कार्टिलेज थिन हो जाते हैं, इसी वजह से पेशेंट को क्या होगी, जोड़ों वगैरह में दर्द होती है, मसल्स में पेन होती हैं। अब नर्वस सिस्टम में क्या होगा, जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड है, एक तो उसका ब्रेन का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा जिसे न्यूरल लॉस कहते हैं। दूसरा अगर ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो जा रहा होता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो, वो भी ऐसा ऐसा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो ब्रेन के फंक्शन है वो प्रिजर्व रहते हैं। जस्ट आपका डिस्पाइट माइल्ड कॉग्निटिव डिक्लाइन, फंक्शन का जो आपका कॉग्निटिव फंक्शन है वो हल्का सा डिक्लाइन होता है। उसके अंदर क्या आता है आपके कॉग्निटिव फंक्शंस में, उसके अंदर आता है आपका मेमोरी, दूसरी अटेंशन और पेशेंट की लैंग्वेज। ये बेसिकली कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन हो सकते हैं माइल्ड से, ज़्यादा नहीं। अब स्पेशल सेंसिस में क्या प्रॉब्लम आएगी, नंबर 1 एक पेशेंट को होता है ब्रेस्ट बायोपिया, यानी ब्रेस्ट बायोपिया को इस तरह आपने याद रखना, एज रिलेटेड विजन लॉस। जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होगा उसका जो विजन लॉस है वो विजन लॉस हो जाएगा, उसको बोलते हैं एज रिलेटेड विजन लॉस, को बोलते हैं ब्रेस्ट बायोपिया। इम्पेयर्ड अकोमोडेशन होती है पेशेंट की, अकोमोडेशन मतलब विजन लॉस हो जाता है लेकिन एज रिलेटेड होता है, उससे बोलते हैं ब्रेस्ट बायोपिया। इस तरह अगर पेशेंट की एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस हो रही है तो उसको बोलते हैं ब्रेस्ट बाइकोसिस। इस तरह जैसे ही पेशेंट ओल्ड होता है उसके स्मेल और टेस्ट भी डिक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए स्किन के अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, नंबर 1 एक तो आपकी जो आपकी डर्मल और एपिडर्मल जंक्शन है, एपिडर्मल डर्मल है, उनकी अट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, अट्रॉफी मतलब उनका ए से डिक्रीज साइज, उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा जंक्शंस का, अट्रॉफी हो जाएगी, उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा, विद फ्लैटनिंग हो जाएगी आपकी डर्मल और एपिडर्मल जंक्शंस की। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो डर्मल की कोलेजन है वो डिक्रीज हो जाएगी और आपकी जो इलास्टिन है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, रिंकल्स पड़ेंगे और पेशेंट के अंदर सिनाइल पर्पुरा होगा। सिनाइल पर्पुरा, सिनाइल मतलब ओल्ड एज रिलेटेड पर्पुरा। पर्पुरा बेसिकली क्या होता है आपका, पर्पल कलर आपको होते हैं, पर्पल कलर आपकी स्किन के नीचे नजर आते हैं, पर्पल कलर्ड के स्पॉट्स आपको अंडर स्किन नजर आते हैं पर्पुरा।
और दूसरे पेशेंट के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी डिक्रीज होने इसी वजह से पेशेंट को हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आपके जो स्पेशियस ग्लैंड है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। जब स्पेशियस ग्लैंड डिक्रीज होंगे जो बेसिकली आप इसी तरह याद रखें आपकी स्किन को क्या करते हैं, एक तरह से आपकी स्किन को तर रखते हैं। तो क्या होगा, इसकी वजह से जीरोसिस क्यूटस हो जाएगा, यानी ड्राई स्किन होगी पेशेंट की अगर स्पेशियस ग्लैंड डिक्रीज हो जाए। और दूसरा इंट्रिंसिक एजिंग क्या होगा, इंट्रिंसिक एजिंग की बेसिकली क्रोनोलॉजिकल एजिंग कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या है, तरतीब वाइज। इसमें बेसिकली क्या था, एक तो नंबर 1 आपकी जो डर्मल फाइब्रोब्लास्ट है उसकी बायोसिंथेटिक कैपेसिटी डिक्रीज होने की वजह से होती है इंट्रिंसिक एजिंग। दूसरा आपके पास एक्सट्रिंसिक एजिंग है, इसे बोलते हैं फोटो एजिंग। फोटो एजिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे ही पेशेंट को सन का एक्सपोजर आता है जिसमें यूवी लाइट्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो बेसिकली आपकी जो स्किन के अंदर डर्मल कोलेजन और जो इलास्टिन पड़ी होती है उसको तोड़ देती हैं। इसमें बेसिकली डिग्रेडेशन होती है आपकी डर्मल की, कोलेजन की और इलास्टिन की। कहाँ से होती है, फ्रॉम सन एक्सपोजर के, क्योंकि सन में क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो डैमेज करती है। दूसरा ये बेसिकली करता है, क्या करती है, आपकी जो डर्मिस है स्किन के अंदर जो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सोलर इलास्टोसिस। इसमें बेसिकली क्या उसने बोला है कि डिग्रेडेशन जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके जो डर्मिस है यानी स्किन के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं सोलर इलास्टोसिस। अब रीनल सिस्टम है इसका बहुत ईजी है। रीनल सिस्टम में जितने भी आपके फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। रीनल का जो सबसे पहला किडनी का अच्छा फंक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो GFR है, वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि नेफ्रॉन डिक्रीज हो जाते हैं एज रिलेटेड। दूसरा अगर GFR डिक्रीज है तो क्या होगा, रीनल की तरफ जो ब्लड फ्लो आना होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। और जो रीनल है वो हार्मोन भी प्रॉपर स्क्रीट नहीं कर पाएगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या आएगा, वो आपका यूरोजेनिटल से रिलेटेड है, वाइडिंग डिसफंक्शन आएगा, यानी पेशेंट को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंसी रहेगी। अब रिप्रोडक्टिव की बात करें तो उसमें आप देखें मेल के जो टेस्टिस हैं उनकी साइज डिक्रीज हो जाएगा, अट्रोफी हो जाएगी। जब उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो स्पर्म्स है वो नहीं बनेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा आपको पता है जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है तो उसमें पाकिस्तान में जैसे जैसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे 50 क्रॉस करता है उसको पेशेंट को प्रोस्टेट हो जाता है, प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट हो जाती है। और इसी वजह से जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है उसमें जो इरेक्शन और उसकी इजैकुलेशन पावर है वो भी डिक्रीज हो जाएगी और लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड रहेगा पेशेंट का। इसी तरह आपको पेशेंट की लिबिडो भी डिक्रीज हो जाएगी मेल्स की एज कंपेयर टू फीमेल्स। देखिए लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड मैंने आपको कार्डियोलॉजी में बहुत डिटेल में बताया हुआ, कार्डियोलॉजी की फिजियोलॉजी में आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाती हैं। अब उसने इस तरह बोले कि अगर पेशेंट की जो लिबिडो है वो ज़्यादा कम होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल में आपकी बात करें तो विल्वो वजाइनल है जो ऑर्गन है उसकी एट्रोफी हो जाएगी, उसका जो फीमेल ऑर्गन है उसकी साइज डिक्रीज हो जाएगा और जो वजाइना उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, छोटा हो जाएगा। और दूसरा थिन भी हो जाएगा, पतला और ड्राई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे उसकी pH ज्यादा होगी। pH ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि बेसिकली वहां पे एस्ट्रोजन है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सट्रोजन डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज एक्सट्रोजन फ्रॉम एग्जॉस्ट, क्योंकि ओवेरियन फॉलिकल जो मीनोपॉज फीमेल होती है, मीनोपॉज का मतलब होता है ऐसी फीमेल्स जिनका आफ्टर 45 या 40 सेल्स आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मीनोपॉज। मीनो मतलब पॉज, क्लोज हो जाता है। तो बेसिकली एस्ट्रोजन मीनोपॉज फीमेल्स में क्या होता है, ओवरियन फॉलिकल एग्जॉस्ट होते हैं, जो क्या कहते हैं उसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन डिक्रीज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वही है, जो आपको बेनिफिट वाले सिस्टम जो आपको चाहिए होते हैं यंग एज में वो सारे क्या होते हैं, वो डिक्रीज हो जाते हैं। इसी वजह से पेशेंट की लंग की जो कंप्लाइंस है वो इंक्रीज हो जाती है। लंग कंप्लाइंस का मतलब क्या है, पेशेंट ज्यादा उसका कंप्लाइंस मतलब स्ट्रेच करता है। जब वो ज्यादा स्ट्रेच करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो इलास्टिक रिकॉइल है दोबारा उसने स्ट्रेच होने के बाद दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में भी आना होता है वापस। तो क्या होगा, कंप्लाइंस तो ज्यादा होगी लेकिन जो इलास्टिक रिकॉइल है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से पेशेंट की चेस्ट वाल कंप्लाइंस भी डिक्रीज होगी और उसके अंदर लंग के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी। और एज रिलेटेड उसके रेस्पिरेटरी मसल्स है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से देखें एक फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 वो भी डिक्रीज हो जाएगा और फोर्स वाइटल कैपेसिटी है ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में बताएंगे आपको, और सारी बारी बारी चीज़ें। और रेजिडुअल वॉल्यूम वो भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी वो अनचेंज रहती है।
और ए ग्रेडियंट वो भी इंक्रीज होता है और वीक्यू मिसमैच हो जाती है। जो वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स क्या होता है, वो हाइपोक्सिया और हाइपरकैप्निया का ब्लंटेड हो जाता है। अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया हो रहा है तो वेंटिलेटर रिस्पॉन्स क्या होता है, वो ब्लंट होगा, नो आइडिया। तो इस चीज़ का मतलब होता है इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको लेस विग्रस, आपकी कफ है वो डिक्रीज हो जाती है, लेस विग्रस होती है और आपका जो मिकोसिलरी क्लियरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है कफ करने से आपकी जो मिकोसिलरी क्लियरेंस होती है, लेकिन कफ डिक्रीज होकर तो मिकोसिलरी क्लियरेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लिपोफ्यूजन। जो लिपोफ्यूजन होती है बेसिकली क्या होती है, ये आपको नजर आ रहा है पिक्चर में, ये येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट्स होते हैं। और ये नॉर्मल कहाँ से आती है, ये नॉर्मल जो आपका सेल के प्रोसेस हो रहे होते हैं, नॉर्मल सेल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे पेशेंट एजड होता है, ओल्ड होता है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट्स हैं जो आपके नॉर्मली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओल्ड एज में प्रोड्यूस होते हैं, सेल्स प्रोड्यूस करते हैं आपके नॉर्मल सेल्स। जब इसकी आपको कंपोजिशन भी आपको पता होना चाहिए। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो दो चीजें हैं इसमें। एक तो नंबर वन इसमें क्या होती है, आपको पॉलीमर ऑफ लिपिड्स नजर आएंगे और दूसरा इसमें फास्फोलिपिड्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ लिपिड्स एंड फास्फोलिपिड्स। और बेसिकली इसमें क्या होता है, ये आपके फैटी मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके सेल मेम्ब्रेन और सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। दूसरा इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपकी प्रोटीन्स भी होती हैं। इस आपके पॉलीमर लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स में क्या होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, जो आपकी प्रोटीन्स कहाँ किसके साथ बाइंड करती हैं, आपकी बाइंड करती हैं फैटी मॉलिक्यूल्स के साथ, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन और सेल स्ट्रक्चर बना रहे थे। अब लिपोपर्फ्यूजन कौन से प्रोसीजर के थ्रू होते हैं, ये बेसिकली आपकी प्रोड्यूस होते हैं अगर आपकी लिपिड की पर ऑक्सीडेशन हो रही हो। लिपिड पर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऐसा प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है जिसमें आपकी ऑक्सीजन है वो आपके फैटी मॉलिक्यूल्स को डैमेज कर देती है। और स्पेशली कौन सी फैटी मॉलिक्यूल्स को डैमेज करती है, आपकी पर्टिकुलरली पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ सबसेलुलर मेम्ब्रेन वाले को, पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स इन सबसेलुलर मेम्ब्रेन। अब देखिए मैंने बताया कि लिपोपर्फ्यूजन बेसिकली जैसे जैसे पेशेंट ओल्ड होता है तो उसके अंदर क्या होंगे, जैसे उस ओल्डर अडल्ट्स की हम ऑटोप्सी करवाएंगे यानी पोस्टमार्टम, उसके अंदर हमें हार्ट है, कोलन है, लिवर, किडनी, आई के अंदर भी हमें लिपोपर्फ्यूजन के येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट्स मिलेंगे जो नॉर्मल होते हैं। अब इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या बेसिकली लिपोफ्यूजन क्या है, आपके येलो ब्राउन वेयर एंड टेयर पिगमेंट्स है जो बेसिकली नॉर्मल एजिंग, जो नॉर्मल सेल का प्रोसेस है उसके साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है, ओल्ड होता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ येलो ब्राउन एंड टेयर पिगमेंट्स हैं जो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, नॉर्मल सेल के प्रोडक्ट्स हैं ओल्ड एज में। कंपोजिशन की बात करें तो उसमें मैंने बताया हुआ कंपोजिशन इसमें क्या है, बेसिकली कंपोज होते हैं पॉलीमर और लिपिड्स के और फास्फोलिपिड्स के। यहाँ पे भी लिखा हुआ है पॉलीमर्स और लिपिड्स एंड फास्फोलिपिड्स। और इसमें कम्प्लेक्स विद प्रोटीन, इसमें उसने बोला है कि इसके साथ प्रोटीन्स भी होती हैं। पॉलीमर और लिपिड्स और फास्फोलिपिड्स की बात करें तो उसमें बेसिकली फैटी मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके जो आपके सेल मेम्ब्रेन और सेल स्ट्रक्चर के साथ बाइंड करते हैं या बनाते हैं आपका। और उसमें मैंने बताया कि प्रोटीन आपके फैटी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती है। अब उसने बोला कि ड्राइव कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं लिपोफ्यूजन। ये बेसिकली बनते हैं आपके लिपिड पर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, जहां पे आपकी ऑक्सीजन डैमेज कर रही है आपके फैटी मॉलिक्यूल्स को। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ वेयर ऑक्सीजन डैमेज टू फैटी मॉलिक्यूल्स। और पर्टिकुलरली कौन से फैटी मॉलिक्यूल्स, जो पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स हैं, पॉली अनसैचुरेटेड लिपिड्स ऑफ सब सेलुलर मेम्ब्रेन, उनकी लिपिड पर ऑक्सीडेशन से बनते हैं। अब उसने कहा कि अगर पेशेंट है उस ओल्ड एज है उसकी हम ऑटोप्सी करवाएं यानी उसका पोस्टमार्टम करवाएं, उसके अंदर हमें लिपोपर्फ्यूजन नॉर्मली डेपोजिट हमें कहाँ मिलेंगे, हार्ट में मिलेंगे, येलो ब्राउन वेयर टेयर पिगमेंट्स जो नॉर्मल होते हैं, लीवर में मिलेंगे, किडनी में, आई में और डिफरेंट ऑर्गन्स में।